तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज से मैं आप इस चैनल पे आपके लिए ज्योग्राफी की सीरीज लेके आ रहा हूँ, क्लास 11th की। ठीक, कौन सी? दो क्लास 11th में सर आपकी दो बुक है, एक फंडामेंटल है और एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी है। आज से हम फंडामेंटल शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सीरीज आपके लिए यूपीएससी के लिए अच्छी होगी, यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होगी, आपके सीडीएस के लिए हेल्पफुल होगी, एनडीए के लिए और सीएपीएफ के लिए। ठीक, और बाकी कोई भी जिसमें आपकी ज्योग्राफी पूछी जाती है उसके लिए तो बेसिक हेल्पफुल होगी। ठीक, तो फंडामेंटल में 2 चैप्टर मैंने स्किप कर दिए। मैंने सोचा ये जो मेन चैप्टर मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, ठीक? तो आज जो है हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप इसको बिल्कुल अच्छे सपोर्ट करिए, इसमें बहुत अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ ही साथ देखो कि यूपीएससी ना डायरेक्ट किसी भी से सवाल पूछता है तो आपका मेनली जो है डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखोगे तो जनरली एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। इसलिए मैं सोचा कि पहले अपन एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं, ठीक? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब क्या बोल रहा है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर में क्या बताएगा कि सर आपका अर्थ बना कैसे? अब सब जब अर्थ बन रहा था आपका, तो ऐसा तो था नहीं कि सर हमारे दादा के दादा के दादा के दादा वहाँ पे बैठ के देख रहे थे कि सर आपका अर्थ कैसा बना। उसमें मिट्टी डाली गई, पानी डाला गया, नमक डाला गया, शक्कर डाला गया, फिर आपका अर्थ बन गया, ठीक है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब आपको नहीं मालूम होता है कि सर आपका अर्थ कैसे बना है, तो हम 2 तरीके से फाइंड करते हैं। एक जो हमने आँखों देखा है मतलब सोर्स से, भले ही चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। और दूसरा जो है हम कुछ अपना अंदाज़ा लगाते हैं मतलब एस्टीमेट लगाते हैं, ठीक? तो इसमें वही बताया गया है, एक तो सोर्स के बारे में बताएगा और जो पहले के साइंटिस्ट लोगों ने एस्टीमेट लगाया था कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ ऐसा है तो मतलब इसके नीचे कुछ अलग प्रकार का होगा, ठीक? तो वही सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या बोलता है आपका कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। द अर्थ रेडियस इज़ 6370 किलोमीटर, ठीक? तो सर आपका जो अर्थ का जो रेडियस है सिर्फ रेडियस की बात कर रहा हूँ। रेडियस जो है आपका कितना है 6370 किलोमीटर है। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटेरियल। सर अब ऐसा तो है नहीं कि अपन 6000 किलोमीटर नीचे जाएं और पता लगा लें कि क्या है, तो आप पहुंच ही नहीं सकते। ठीक, सोचना ही मत। 6000 के आप तो 60 किलोमीटर भी नहीं पहुंच सकते, ठीक? अभी तक हमारा जो हाईएस्ट हम कितने अंदर गए, अभी तक 12 किलोमीटर तक अंदर गए, इससे अंदर जा ही नहीं सकते, ठीक है? So, under such condition, you may wonder how scientists tell us about the Earth interior and the type of material that exists at such depth. अब सर जब हम इतने अंदर गए नहीं, तो जो साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे अर्थ के अंदर ऐसा है, वो हमें पता कैसे पड़ा? Most of our knowledge about the interior of the Earth is largely based on estimates and inferences. तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें नॉलेज मिली कि सर हमारे अर्थ में क्या-क्या प्रेजेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट की एस्टीमेट है, ठीक? और इन्फरेंसेस जो भी हमें मिला है, उसके मुताबिक हमने जो ऑब्जर्वेशन करी, उसकी उस पे डिपेंड है, ठीक? Yet a part of the information is obtained through a direct observation and analysis of material, ठीक? मतलब ऐसा नहीं कि सारी सारी जो नॉलेज है वो साइंटिस्ट ने सिर्फ अंदाजा तुक्का मार के लगाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कुछ डायरेक्ट सोर्सेज भी मिले कि जिससे हम पुख्ता कह सकते हैं कि नहीं सर इसके अंदर तो यही प्रेजेंट होगा, ठीक? और एनालिसिस के बेस पे भी। अब सर पढ़ते हैं कौन-कौन से सोर्सेस होते हैं। तो सर आपका एक पहला है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। तो पढ़ते हैं डायरेक्ट सोर्स क्या बोल रहा है। द मोस्ट ईज़िली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज़ सरफेस रॉक्स और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग। तो पहला जो सोर्स है वो क्या है सर आपका? वो है आपका सरफेस रॉक्स और रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज़। देखो, अब देखो, जैसे हम बोलते हैं कि सर ये बच्चे का जो मैनर्स है वो उसकी फैमिली का बैकग्राउंड बताता है कि अच्छे खानदान से कि बुरे खानदान से। ठीक, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। तो मान लो जब ये सरफेस पे मान लो आपका ये रॉक रखा है, तो रॉक में जो भी मटेरियल प्रेज़ेंट होगा, वो एस्टीमेट लगा सकते हैं कि सर ये मटेरियल कहाँ से आया होगा, वो जब बन रहा होगा तो ये सब अर्थ के अंदर होगा, ठीक? और दूसरी बात कि अगर हमें कन्फर्म करना है कि सर ये अंदर है कि नहीं, तो हम माइनिंग जो करते हैं, उसमें भी वही रॉक पाए उस रॉक में जो पाया गया, उसमें भी वही मटेरियल पाया गया, जो आपके सरफेस के ऊपर मटेरियल पाया गया था। तो इससे हमने क्या समझा सर कि इसमें जो मटेरियल है और इसमें जो मटेरियल है हो ना हो, ये अंदर से ही बना है, ठीक? दूसरी बात, जब हम माइनिंग करते हैं जैसे गोल्ड माइन्स इन साउथ अफ्रीका। गोल्ड माइन्स इन साउथ अफ्रीका आर डीप एज़ 3-4 किलोमीटर। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज़ नॉट पॉसिबल एज़ इट इज़ वेरी हॉट इन दिस डेप्थ। अब सर जब माइनिंग हुई तो गोल्ड माइन हुई साउथ अफ्रीका में, एक गोल्ड माइन है। जब वहाँ पे 3-4 किलोमीटर माइनिंग हुई, तो सर वहाँ पे बहुत क्या होने लगा, वहाँ पे बहुत हॉट होने लगा। सर ये हमें कैसे पता पड़ा? क्योंकि माइनिंग करी, वहाँ पे गए इसलिए समझ में आया। Beside mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the condition in the crustal portion. Scientists world over are working in two major projects such as Deep Ocean Drilling Project and Integrated Ocean Drilling Project. These deepest drill in Kola in Arctic Ocean has a far reach depth of 12 किलोमीटर। देखो, अब सर और पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने वही प्रोजेक्ट शुरू कर दिए माइनिंग के।
तो सबसे अभी तक गहरा जो हम गए वो आर्टिक ओशन में गए, मतलब पानी में जैसे जो तेल वेल निकालते हैं ना वहां पे। तो कितना गए हम अभी तक 12 किलोमीटर गए। This and many deep drilling projects have provided large volume of information through the analysis materials collected at different depth. सर जब हम माइनिंग करी तो हमें बहुत सारी चीजें पता पड़ी। तो वो भी हमारे लिए एक सोर्स था कि सर हमारे अर्थ की इंटीरियर में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक। तो पहली चीज आपकी क्या होगी, पहली चीज आपकी रॉक होगी। दूसरी चीज आपकी माइनिंग में आपको पता पड़ गया हम पढ़ क्या रहे हैं सर, कि जो सोर्सेस है वो आपको कहाँ से पता पड़े। तो एक तो जो सरफेस रॉक्स होते हैं, सरफेस रॉक से वहां से, और दूसरी माइनिंग से पता पड़ी। तीसरी वॉल्केनिक इरप्शन से। तो क्या बोलता है, वॉल्केनिक इरप्शंस forms another source of obtaining direct information as and when the molten material magma is thrown onto the surface of the earth during volcanic eruption it becomes available for laboratory analysis। देखो क्या हुआ, वॉल्केनिक तो अपन जानते हैं कि सर ये आपका वॉल्केनिक होता है, यहाँ से बाहर आता है। तो हम साइंटिस्ट ये बोलता है कि सर ये जो आ रहा है, ये जो बाहर आ रहा है लावा है मैग्मा, ये आ कहाँ से रहा है, मतलब हो ना हो ये अंदर ही होगा। तो अर्थ जो है, ये जो चीज बाहर आ रही है, हो ना वो अर्थ के अंदर होगा, मतलब इस चीज से भी अर्थ बनी होगी, है कि नहीं। तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है वहां से जो मटेरियल अपने को मिला है, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि सर ये मटेरियल आपके अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, तभी तो बाहर आ रहा है, ठीक। However, it is difficult to ascertain the depth, the source of such magma। अब ये तो पता पड़ गया कि सर बाहर क्या आ रहा है, कौन सा मटेरियल आ रहा है, पर ये नहीं मालूम क्या कि वो मटेरियल कितनी अंदर तक है या फिर कितना ज्यादा है, ठीक। अब आगे क्या बोलता है, ठीक है। तो ये सर आपके डायरेक्ट सोर्स थे, कौन सा सरफेस रॉक आपका। फिर दूसरी बात हमें माइनिंग से पता पड़ा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है। तीसरी बात हमें कहाँ से पता पड़ा, तीसरी बात हमें वोल्केनिक इरप्शन से पता पड़ा, ठीक। देखो इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं यार, अगर पूछेगा भी ऐसे बता दूं आपको कि ये सीडीएस का सवाल है आपका, यूपीएससी जो कंडक्ट कराते हैं कि आपके डायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हैं, ठीक, और इनडायरेक्ट सोर्स कौन कौन से। ये एमसीक्यू में दे देता है, वॉल्केनिक eruption, रॉक्स माइनिंग और अदर अदर चीजें, तो इसमें से कौन सा डायरेक्ट सोर्स है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ये चीज डायरेक्ट है, ये चीज इनडायरेक्ट सोर्सेस है, और इसमें कुछ ज्यादा चीज बड़ी चीज नहीं है, ठीक। आगे क्या बोलता है, फिर अपन पढ़ते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेस। एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। अब सर हम किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो हम ना ज्यादा तो इतना तो बता ही सकते हैं कि वहां पे सर है क्या, ठीक। बाय बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, या फिर जो भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे पता पड़ेगा, ठीक। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी that temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depth। मतलब कि सर जब हमने माइनिंग करी तो वहां पे टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा था, प्रेशर भी जो है वो बढ़ रहा था। तो इससे हमने ये पता करा कि सर आप जैसे जमीन के अंदर अंदर जाते जाओगे तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक। मोर एवर इट इज ऑल्सो नोन दैट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज विथ डेप्थ। तो इससे और भी क्या पता पड़ा कि सर आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो आपकी डेंसिटी भी क्या होती होगी, ज्यादा होगी, ठीक। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स knowing the total thickness of the earth। scientists have estimated the values of temperature, pressure and the density of material at different depth। अब माइनिंग इसी के बेस पे साइंटिस्ट ने क्या बताया, साइंटिस्ट से मतलब एस्टिमेट किया सर कि टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ तक कितनी है। मतलब देखो बोले जाए कि 1 किलोमीटर के अंदर, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर अंदर जाते हो तो आपका लगभग लगभग 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। मान लो आप 1 किलोमीटर गए, आपके 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक। फिर आप दूसरे किलोमीटर गए, आपको 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब एस्टिमेट किया है कि सर अप्रोक्स में आपका 1 किलोमीटर में कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक। The detail of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed later in this चैप्टर। अब देखो जो भी इसके अंदर है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सर तीन चीज होती है ऐसे, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। ये तीन लेयर होती हैं, इसके अंदर भी वेरी लेयर करती हैं, दो तीन लेयर्स और होती हैं, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अभी इतना ही देखते हैं। फिर क्या बोलता है, अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मीटियोर्स दैट एट टाइम्स रीच द अर्थ। क्या बोला उसने कि भाई एक और जो सोर्स है वो क्या है, मीटियोर्स। मीटियोर्स मतलब सर आप क्या बोल रहे हैं कि भैया स्पेस में जो मीटियोर्स है वो अर्थ के बारे में कैसे बता देगा। तो देखो मीटियोर्स आपको अर्थ के बारे में कैसे बताता है कि मान लो, देखो मीटियोर्स आपका है क्या, जो स्पेस में है। हमारा जो अर्थ है वो भी कहाँ बना है, स्पेस में बना है। तो अगर मैं आपको एक साधारण सी भाषा में बताऊं कि सर हमारा जो अर्थ है वो पहले टुकड़े टुकड़े में था, तो वो जुड़ के पूरा एक बन गया। अब हो सकता है ये जो मीटियोर्स है ये नहीं बना है। तो मीटियोर्स में जो मटेरियल पाए गए और अर्थ में जो मटेरियल होगा वो कहीं ना कहीं लगभग लगभग सेम होगा। क्यों सर, क्योंकि ये दोनों ही कहाँ बने, ये दोनों ही आपके स्पेस में बने। सर बात समझ में आ रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि मीटियोर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अर्थ के बारे में, ठीक।
क्योंकि आपका अर्थ वो भी मिलके बना है, कहाँ पे? अर्थ पे ही बना है। मीटियोर भी कहाँ है? स्पेस में, मतलब सॉरी, अर्थ आपका कहाँ बना है? स्पेस में, और मीटियोर भी आपका कहाँ बना है? स्पेस में। तो हो ना हो, उनके जो अंदर मटेरियल है वो अप्रॉक्सिमेट सेम ही होंगे, ठीक? However, it may be noted that the material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth. मैं देखो, अब उसने क्या बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इसमें पाया गया वो इसमें पाया गया, पर कुछ ना कुछ तो पाएंगे. The material and the structure observed in the meteors are similar to that of the earth. They are solid bodies, developed out material same as or similar to our planet. Hence this becomes yet another source of information about the interior of the earth. मतलब उसने क्या बोला सर? ये देखो, ज़रूरी नहीं है कि सर जो मटेरियल मीटियोर्स में पाए गए हैं वही अर्थ में पाए जाएँ। पर इतना तो है कि सर आपका मीटियोर भी स्पेस में बन रहा है और आपका अर्थ भी स्पेस में बना है। तो हो ना हो जो हमारा प्लैनेट और मीटियोर्स है वो सेम ही जगह से हैं, सिमिलर मटेरियल ही होंगे उसमें, ठीक? तो हेंस मीटियोर भी आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम ऐसे पुक्के तरीके से नहीं बोल सकते, ठीक? आगे क्या बोलता है? द अदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सेस्मिक एक्टिविटी। तो देखो, अब देखो, ग्रेविटेशन फोर्स को तो किसी ने नहीं देखा, बस महसूस किया है। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को भी किसी ने नहीं देखा, सेस्मिक एक्टिविटी को भी किसी ने देखा, बस पता है कि सर ऐसी होती है। तो हम इससे ये कैसे बोल सकते हैं कि सर हमारे अर्थ में क्या-क्या प्रेज़ेंट है, ठीक? तो कैसे कर सकते हैं देखो, कि सर देखो, ग्रेविटेशन हमें मालूम है, कि नहीं भी मालूम आपको तो एक चीज़ समझो कि ग्रेविटेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, वो आपका पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे लेस होता है। हमें मालूम है कि सर पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे पोल पे कम होता है और इक्वेटर पे पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक? The gravitation is not the same at different latitude on the surface. It is greater near the pole and less at the equator. This is because of the distance from the center at the equator being greater than that of the poles. देखो, अब सर जब साइंटिस्ट को पता पड़ा कि सर पोल पे ज़्यादा आपका ये क्या होता है ग्रेविटेशन और इक्वेटर पे कम होता है, मतलब आपके अर्थ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो होगी जो इतना डिफरेंस क्रिएट कर रही है। अब देखो, अगर मैं आपको बताऊँ कि आपने साइंस में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि आपका जो जी का फॉर्मूला जो होता है, ग्रेविटेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। आपका फ़ॉर्मूला जो होता है, वो होता है m अपॉन r स्क्वायर, मतलब ठीक? तो आपको ग्रेविटेशन जो है वो रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि सर, कि अगर सर आपका रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटेशन घटेगा। रेडियस अगर कम होगा तो ग्रेविटेशन घटेगा, और हमें मालूम है कि इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ी लैटीट्यूड है। पोल से भी, मतलब पोल तो ख़ैर लॉन्गिट्यूड है, पर सबसे ज़्यादा जो बड़ी है वो कौन-सी? इक्वेटर है। मतलब इसका जो रेडियस है वो बड़ा है। अब सर अगर रेडियस बड़ा है तो ग्रेविटी घटेगी। अब इतना अगर आप दिमाग मतलब मत सोचो, मैं तो आपको खैर बता रहा था कि सर ऐसा क्यों होता है, कि पोल पे ज़्यादा क्यों होती है और इक्वेटर पे कम क्यों होती है। ठीक, बस इतना ध्यान रखो कि यार ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि सर पोल पे ज़्यादा है और क्या बोलते हैं इक्वेटर पे कम है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो फैक्टर होंगे जो ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विथिन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। The reading of the gravity at different places is influenced by many other factors. These readings differ from the expected value, such as difference is called gravity anomaly. सर क्या मतलब? तो बस आप इतना समझो, ग्रेविटी एनोमैली क्या होती है कि ग्रेविटी का जो डिफरेंस होता है, ग्रेविटी की रीडिंग की जो डिफरेंस होती है उसी को बोलते हैं ग्रेविटी एनोमली। मतलब पोल पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, कहीं और पे ज्यादा है तो कहीं और पे कम है, बस इसी के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी एनोमली, और भी कुछ बड़ी चीज नहीं है। ग्रेविटी एनोमली गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। मतलब कि सर कैसे प्रोवाइड करती है? मतलब जहाँ पे ग्रेविटी ज्यादा कम होगी वहां का मटेरियल अलग होगा, वहां का जो मटेरियल का मास होगा वो अलग है, ठीक? तो वो बताती है हमें कि कहाँ का जो मटेरियल है वो मास, मटेरियल का जो मास है वो अलग-अलग होगा, ठीक? क्योंकि ये क्या बताती है? वो डिफरेंस बताती है कि कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम। दूसरी बात आती है सर आपकी मैग्नेटिक सर्वे। मैग्नेटिक सर्वे आल्सो प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है। क्या बोलता है? मैग्नेटिक सर्वे आल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द क्रिस्टल पोर्शन एंड दस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन दिस पार्ट। मतलब कि सर, अब देखो, अब मैग्नेटिक आपका बोला जाए तो सर ये आपका अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक एक्टिविटी जो है वो नॉर्थ से साउथ घूमती है। मतलब कि अगर आप पोल पे जाओगे तो आपको ज़्यादा मैग्नेट फ़ील होगा, और अगर आप कहीं बीच में आओगे तो मैग्नेट कम फ़ील होगा। तो फिर से वही बात आ गई कि जो डिफरेंस है वो अगर वेरी कर रहे हैं, मतलब मटेरियल में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा। जहाँ जहाँ पे ज़्यादा मैग्नेट फ़ोर्स कर रहा है, जहाँ पे कम मैग्नेट का फ़ील्ड आ रहा है। यहाँ पे मैग्नेट ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे मैग्नेट कम आ रहा है। मतलब यहाँ का जो मटेरियल है, मटेरियल का जो मास है वो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही होगा। तो ये भी हमें इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सर आपका जो अर्थ है वो अलग-अलग मटेरियल से बना है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या आती है सर हमारी? उसके बाद आती है सेस्मिक एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स
one of the most important source information about the interior of the earth, hence that shall be discussed in detail. देखो seismic activity क्या होती है? तो अगर मैं आपको सीधे साधारण भाषा बोलूँ तो seismic activity आपको अर्थक्वेक के बारे में बताती है। किसके बारे में? अर्थक्वेक के बारे में। मतलब कि अगर seismic एनर्जी क्रिएट हो रही है, ठीक? तो आपका एक अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये इन शॉर्ट कहीं न कहीं आपके अर्थ के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। अभी तो कोई इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, ये है क्या? ठीक है? ठीक? तो स्टार्ट करते हैं। About earthquake. The study of seismic waves provides a complete picture of layer interior and earthquake. देखो जब seismic waves को स्टडी किया गया तो अप्रॉक्स इसने पूरी हमारे जो अर्थ की इंटीरियर थी पूरी बता दी कि इसमें जो कौन-कौन से लेयर थे, ठीक? एंड अर्थक्वेक इन अ सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। अब सर आपका अर्थक्वेक क्या होता है कि आपका जो अर्थक्वेक है बस इतना समझो कि आपका अर्थ अगर हिलता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं अर्थक्वेक, ठीक? इट इज़ नेचुरल इवेंट, इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू रिलीज़ ऑफ एनर्जी व्हिच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। अब अर्थक्वेक क्यों आता है? सर इसलिए आता है क्योंकि पापा के बुआ के बेटे के मामा के लड़के ने ना आपका पेड़ हिला दिया था इसलिए आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता सर। आपका जो अर्थक्वेक है वो एक नेचुरल इवेंट है। वो किसी के होने या कुछ करने से नहीं होता है। वो बस एक नेचुरल इवेंट है, अगर उसको होना होता है तो वो हो जाता है, ठीक? होता क्या है इसमें कि आपकी जो प्लेट्स हैं वो ट्रैवल करती प्लेट्स जो है वो टकराती है उसकी वजह से एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अभी इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक? पढ़ते हैं। व्हाई डज़ द अर्थ शेक? द रिलीज़ ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। देखो, अब आपके अर्थ पे बात की जाए तो बहुत सारी ना प्लेट्स हैं और प्लेट्स हर प्लेट्स में ना कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। फॉल्ट मतलब आप इतना समझो कि दरार टाइप, ठीक? दरार टाइप। अब उस दरार से जो एनर्जी क्रिएट होती है, उसकी वजह से जो एनर्जी जाती है, उस वो क्या करती है, वो आपका अर्थ शेक करती है और उसकी वजह से सर आपको क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। फॉल्ट में से, अ फॉल्ट इज़ अ शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक। Rocks along a fault tend to move in opposite direction as the overlying rock strata pass them and friction locks them together। देखो, इतना समझो कि सर आपकी जो प्लेट्स हैं या फिर जो रॉक्स बोल दो या फिर जो कुछ भी बोल दो, अगर वो इधर-उधर हिलती है तो आपको क्या आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक? ठीक है? सर अगर मैं आपको एक सीधी भाषा में समझाऊँ कि जैसे इसको मिटा देता हूँ पहले, कि मान लीजिए सपोज़ मान लीजिए सर ये प्लेट रखी है, ठीक? प्लेट्स के आप मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक? और देखो इन सबसे में से जो कमज़ोर वाली प्लेट है वो ये है। अब देखो इसके ऊपर 3-4 प्लेट रखी है तो ये दब गई है, पूरी तरीके से दब गई है। अब सर इसका जो प्रेशर है वो बहुत टाइम तक सहन कर लेगी सर, ज़्यादा से ज़्यादा सहन कर लिया, बहुत ज़्यादा सहन कर लिया। पर कभी न कभी तो ये भी हटेगी। अब सर जब ये हटती है या फिर जब ये सहन नहीं कर पाती इन सभी का प्रेशर, तो ये क्या थोड़ी बहुत हटती है। अब जब ये हटेगी तो ये टूट जाएगी। हटेगी मतलब यहाँ से जब खिसकेगी तो एक एनर्जी क्रिएट होगी। जब ये खिसकेगी तो इन तीनों प्लेट का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। अब जब ये खिसकेगी तो यहाँ से एक एनर्जी क्रिएट होगी। ये एनर्जी क्या करेगी? इन तीनों को क्या करेगी? शेक करेगी। अब जब ये शेक करेगी तो आपका जो जो आपका सरफेस है वो हिलेगा। अब जब सरफेस हिलेगा तो आपका अर्थ क्या करेगा? शेक करेगा। अर्थ शेक करेगा इन द सेंस आपका क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा। बस बात इतनी सी है कि सर आपकी जो प्लेट्स हैं वो फ्रिक्शन करती हैं। सर जब ये हटी तो फ्रिक्शन हुई तो रिलीज़ ऑफ एनर्जी हुई, रिलीज़ ऑफ एनर्जी हुई तो आपका क्या आया? अर्थक्वेक आया। बस इतना समझो, ठीक? एज़ अ रिज़ल्ट द ब्लॉक गेट्स डिफ़ॉर्म्ड एंड इवेंचुअली दे स्लाइड पास्ट वन अनदर अब्रप्टली। दिस कॉज़ द रिलीज़ ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी वाज़ ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन। अब सर ऐसा नहीं है, अब यहाँ से भी जाएगा एनर्जी, यहाँ से भी जाएगा, तो अब जब पूरा शेक हो रहा है तो पूरा क्या आ जाएगा? अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक? अब क्या बोलता है? द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। अब अब जब यहाँ से खिसकी, मतलब जब कहाँ से ये नीचे वाली खिसकी, तो एक पॉइंट से मान लो ये आपका पूरा क्या है, सरफेस है, ठीक? यहाँ से जब ये प्लेट जो है फ्रिक्शन हुई तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गई। ये एनर्जी रिलीज होते होते आपके अर्थ पे आई और जब यहाँ पे आई तो पूरी इसने क्या कर दी, अर्थक्वेक मचा दिया, पूरा कोलाहल मचा दिया, ठीक? अब वो क्या बोल रहा है, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस। जिस पॉइंट से आपकी एनर्जी निकलेगी इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे आपका फोकस, ठीक? अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको और भी क्या बोल सकते हैं, हाइपोसेंटर, ठीक? जहां से जिस पॉइंट से आपकी एनर्जी रिलीज होगी उसको बोलेंगे फोकस या फिर हाइपोसेंटर। अल्टरनेटिव, ठीक? द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस, द पॉइंट ऑन द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब सर ये जो एनर्जी रिलीज हुई वो हर जगह जाएगी, इधर भी जाएगी, ठीक, इधर भी जाएगी, पर
पॉइंट के या फिर फोकस के नियरेस्ट जो जो जगह होगी, पॉइंट जो नियरेस्ट सरफेस होगा, वहां पे जो हिट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एपी सेंटर। ठीक, बात समझ में आ गई सर? जहां से एनर्जी आपकी रिलीज होगी उसे बोलेंगे हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर, और फोकस के नियरर जो सरफेस होगा उसको हम बोलेंगे एपिसेंटर, जहां पे वो मोस्ट ज्यादा हिट करेगी, बहुत तेजी से हिट करेगी। ठीक, इट इज द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स, इट इज अ पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस। और वो जो पॉइंट होता है वो जनरली फोकस के ऊपर ही होता है, और यहीं पे सबसे ज्यादा तेज अर्थक्वेक आएगा। ठीक, अब बात करते हैं सर अर्थक्वेक वेव्स की। सर समझ में आ गया कि क्या है? अभी आपने मेन जो दो चीज क्या पढ़ी, एक होता है आपका फोकस जिसको हम क्या बोलते हैं हाइपोसेंटर, और फोकस के अबव ही क्या होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा वेव्स ट्रैवल करती हैं बहुत तेजी से, उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। फिर बोल रहा हूँ ये एनडीए का पूछा गया सवाल है, फोकस और एपी सेंटर क्या होता है, याद करना है छोटी छोटी चीज। ठीक, फिर बात करते हैं earthquake waves. All natural earthquakes take place in lithosphere. You will learn about different layers of earth later in this chapter. It is sufficient to note here that lithosphere refers to the portion of depth up to 200 kilometer from the surface of the earth. An instrument called seismograph, चलो देखो उसने क्या बोला कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है? लिथोस्फियर है। ठीक, लिथोस्फियर है, तो आपको जितनी भी अर्थक्वेक या फिर जो भी वेव्स टकराएंगे वो कहाँ पे टकराएंगी? वो यहीं पे टकराएंगी। ठीक, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस। अब उसने क्या बोला कि सर एक एक ग्राफ होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक, वो क्या करता है? वो आपके अर्थक्वेक को क्या करता है? मेजर करता है, मतलब जो वेव्स होती है इनको वो रिकॉर्ड करता है। सर रिकॉर्ड मतलब देखो, आपने कभी देखा होगा यार, एक ऐसा रोल टाइप का होता है और यहाँ पे एक पेन लगा होता है। ठीक, अब जैसे ही आपका शेक होता है, जैसे ही आपकी वेव ट्रांसफर होती है तो ये घूमता है। तो पेन अगर ज्यादा हो, ज्यादा तेज वेव्स आती है तो ऊपर नीचे पूरा करने लगता है, अगर कम होती है तो ये थोड़ा थोड़ा करता है। ठीक, तो ये जो लाइन बनाती है ना, ये क्या, इसे क्या बोलते हैं हम? सेस्मोग्राफ बोलते हैं, जो कि क्या मेजर करता है? ये वेव्स मेजर करता है, सेस्मिक वेव्स मेजर करता है। ठीक, a curves of earthquake waves recorded on the seismograph is given in figure 3.1. Note that the curve shows three distinct sections, each representing different types of wave patterns. अब सर आपका जो ये सेस्मोग्राफ जो है वो तीन टाइप की वेव्स मेजर करता है। Earthquake waves are basically of two types: body waves and surface waves. Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions, traveling through the body of the earth. Hence, द नेम ऑफ बॉडी वेव्स, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सर्फेस ऑफ। देखो इसने क्या बोला, देखो ये है ना, ये होती है कुछ ऐसी सेस्मिक, ये जो ऐसे रिकॉर्ड करती है। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि सर मान लो ये आपका लिथोस्फीयर है, यहाँ से पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे आपका फोकस। इसको हम क्या बोलेंगे? इसी के ऊपर जो होगा इसको बोलेंगे एपिसेंटर। फोकस या फिर हाइपोसेंटर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपिसेंटर। अब उसने क्या बोला कि दो तरीके की वेव्स होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स और एक क्या होती है सर आपकी? सरफेस वेव्स। ठीक, तो इस पॉइंट से जो जाएगी, जब ये जाती है, ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, इस वेव्स को हम क्या बोलेंगे? जो अभी तक जा रही है, ये ऊपर जो ऊपर जा रही है, इस वेव्स को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बॉडी वेव्स। अब जब सर आपकी ये वेव्स जब लिथोस्फीयर पे चली जाती है, जब या फिर जब सरफेस पे चली जाती है, तो आपकी वेव्स कुछ ऐसे ट्रैवल करती हैं, तो इन वेव्स को हम क्या बोलेंगे? सरफेस वेव्स। बात सीधी सी यार, पॉइंट से फोकस से जो जाएगी उसको हम बोलेंगे बॉडी बॉडी वेव्स, और जैसे ही वो सरफेस पे टकरा जाएगी तो वहां से जो वेव्स ट्रेवल करेंगे उसको हम बोलेंगे सरफेस वेव्स, और कुछ भी नहीं है। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। ठीक, तो ये बॉडी वेव्स जब सरफेस से टकराएंगी तो एक नई वेव जनरेट करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस वेव्स। These waves moves along the surface. The velocity of waves changes as they travel through material with different densities. The denser the material, the higher is the velocity. ठीक, their direction also changes as they reflect or refract when coming across materials with different density. अब इसने क्या बोला सर, एक बार पूरा से कंबाइन कर लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है? फोकस है, ये वेव जा रही है, सबसे ज्यादा कहाँ पे जाएंगी? सबसे पहले कहाँ पे पहुंचेंगी? यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। ठीक, ये जो वेव्स हैं सर इनको हम बोलेंगे बॉडी वेव्स, और यहाँ से जो वेव्स जाएंगी, ये सरफेस पे पहुंचने के बाद जो नई सेट ऑफ वेव्स रिलीज होंगी इसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस वेव। ठीक, ये चीज हो गई। अब उसने ये बोला कि सर आपकी जो सरफेस वेव्स है उसकी स्पीड वेरी करेगी मटेरियल्स पे। मटेरियल्स पे मतलब, मटेरियल्स देखो आपका तीन टाइप का होता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, यही है। तो आपकी जो वेव्स होंगी वो
वेरी करेंगी। अगर आप वो सॉलिड में जा रही वो अलग होगी, लिक्विड में जा रही तो उसकी वेलोसिटी अलग होगी, गैस में जा रही तो उसकी वेलोसिटी अलग। सर मतलब देखो, अगर मान लो ये जमीन पे होगा तो जमीन पे बहुत तेज होगा, पर मान लो अगर मैं वहीं बात कर लूँ पानी की, तो पानी पे जो सरफेस वेव्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे कि ये बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे ट्रेवल थ्रू मटेरियल्स विद डिफरेंट डेंसिटीज, द डेंसर द मटेरियल द हायर इज द वेलोसिटी। तो हमें मालूम है कि सही भैया सबसे डेंसर कौन होता है, सॉलिड होता है। तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी सरफेस वेव्स की वो किस में होगी, सॉलिड में होगी। फिर किस में होगी, लिक्विड मतलब आपके पानी में, और गैस में तो खैर चलती नहीं है। ठीक। द डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल्स विथ डिफरेंट डेंसिटी। मतलब कि सर कि ऐसा है कि देखो आपने ना 10th में रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। रिफ्रैक्शन मतलब मान लो ये वाटर है, ठीक, ये एयर है। तो जब लाइट आती है ना, तो पानी के कारण वो अपना पाथ सीधे ना जाके पानी के कारण वो अपना पाथ बदल देती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट। ऐसे ही आपकी वेव्स करती हैं कि जब मान लो अगर ये आप सॉलिड एरिया पे, तो आपकी वेव्स जाएंगी उसी डायरेक्शन पर। जैसे ही आपका दूसरा मटेरियल आ गया, मान लो लिक्विड आ गया, तो इसकी जो वेव्स की है वो हालांकि वेलोसिटी तो धीमी हो जाएगी, साथ ही साथ ये अपना डायरेक्शन भी बदल लेती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। इसकी ये जो आपकी वेव्स हैं, ये डेंसर मटेरियल में ज्यादा वेलोसिटी करेंगी, ठीक, और कम डेंसर में वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। साथ ही साथ दूसरे मटेरियल में उनके जो डायरेक्शन है वो बदल जाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। ठीक है सर, तो एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक साथ पूरा अच्छे से बता दूंगा। ठीक, रीड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, दे आर P waves and S waves. P waves move faster and are first to arrive at the surface. These are also called primary waves. The P waves are similar to sound waves. They travel through gaseous, liquid, and solid materials. S waves arrive at the surface with some time lag. These are called secondary waves. An important fact about S wave is that they can travel only through solid materials. This characteristics of S wave is quite important. It has helped scientists to understand the structure of the interior of the Earth. Reflection causes waves to rebound, whereas refraction makes waves move in different directions. The variation in the direction of waves are inferred with the help of their record on seismograph. The surface waves are the last to report on seismograph. These waves are more destructive. They cause displacement of rocks, hence the collapse of structure. देखो, अब मैं आपको बहुत अच्छे टेबल के फॉर्म में आपको एक अच्छे समझा देता हूँ। देखो ये खाली जगह है। हमने बात करी सर कि आपकी जो अर्थक्वेक होती है उसमें दो दो वेव्स होती हैं, ठीक, जो एनर्जी रिलीज होती है दो वेव्स होती हैं। एक कौन सी होती है सर, एक होती है आपकी बॉडी वेव्स, जो कि कहाँ से निकलती है, जो कि फोकस से निकलती है। दूसरी आपकी होती है सर सरफेस वेव्स। ठीक, ठीक है। बॉडी वेव्स जो फोकस से वो रिलीज होती है, और जैसी सरफेस पे मीट होती है तो एक नई वेव्स जनरेट होती है, जिसको हमने बोल दिया सरफेस वेव। अब आपकी बॉडी वेव्स दो टाइप की होती है, एक होती है पी वेव्स, दूसरी होती है एस वेव्स। ठीक, और यहाँ पे इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको तो हम बोलेंगे सरफेस वेव्स। ठीक, अब आपकी बात करते हैं। पी वेव्स स्टैंड फॉर प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, और एस से सरफेस वेव्स। ठीक, प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो आपकी फर्स्ट होती हैं, फर्स्ट टू अराइव। ठीक, सेकेंडरी वेव्स सेकेंड टू अराइव, और आपकी सरफेस वेव्स जो होती है थर्ड टू अराइव, क्योंकि ये सर आपकी सबसे लास्ट में आती है। उसके बाद इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई, वेरी हाई स्पीड, विथ हाई स्पीड। इसकी जो होती है वो लो स्पीड होती है, तभी तो सर ये थोड़ा बात पहुंचती है। और इसकी जो है वेरी लो होती है, वेरी लो स्पीड। ठीक, ये जो होता है ये मतलब हार्मफुल नहीं होती है, नॉट हार्मफुल, नॉट हार्मफुल। ठीक, ये भी उतनी हार्मफुल नहीं होती। सबसे ज्यादा क्या होती है, ये होती है मोर डिस्ट्रक्टिव, मोर, इसको मिटा के अच्छे से लिख देते हैं, मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक सर, अब आपकी जो पी वेव है वो किस किस में चल सकती है, वो आपकी चल सकती है सॉलिड में,
सबसे तेज सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। इसीलिए इसको साउंड वेव्स की तरह बोला गया है। और आपकी जो एस वेव है ये सिर्फ और सिर्फ किस में चलती है? ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती है। ये किस में चलती है? ये भी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में चलती है। बात समझ में आ गई? उसके बाद स्पीड भी आपकी किस पे डिपेंड करेगी? आपकी जो स्पीड है वो भी आपकी जो मीडियम पे डिपेंड करेगी। मतलब स्पीड पे सॉलिड में इसकी सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी और गैस में सबसे कम। खैर गैस में तो मानो चलती नहीं है, बस आपको सॉलिड और लिक्विड का ध्यान ध्यान देना है। ठीक, बात समझ में आ गई सर? इतना ही है कि पी वेव को हम प्राइमरी वेव बोलते हैं, एस को सेकेंडरी वेव बोलते हैं, और जो उसके बाद जो आती है उसे बोलते हैं सरफेस वेव। ठीक, ये होती है पहली जो आती है, अराइव होती है, दूसरी, और ये सबसे लास्ट में आती है। सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होती है, उसके बाद इसकी होती है, और सबसे कम स्पीड इसकी होती है। ये हार्मफुल नहीं होती, ये भी हार्मफुल नहीं होती। सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होती है वो कौन-सी होती है? ये, क्योंकि जैसे ही सरफेस पे जाती है तो अपना तांडव मचाना शुरू कर देती है। उसके बाद आपकी जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती है और गैस में भी। याद करने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी जो एस वेव है वो खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉलिड में ट्रैवल करेगी, और आपकी जो सरफेस वेव है वो भी सॉलिड में ट्रैवल करेगी। तभी मतलब आप जितना समझो, आपके जो घर-वर जो होते हैं वो गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं सर? क्योंकि खड़े-खड़े थक गए होते हैं। सर ऐसा इसलिए नहीं है, क्योंकि जो सरफेस वेव है ये उनको गिरा देती हैं। इसलिए इनको मोर डिस्ट्रक्टिव बोला है कि जैसे ही आपके सरफेस पे आते हैं, लिथोस्फीयर पे आती हैं, ये अपना तहलका मचाना शुरू कर देती हैं। ठीक? बात समझ में आ गई? उसके बाद उसने एक और चीज़ बोली थी कि एस वेव जो है, इसने बहुत ज़्यादा मदद करी है। किसकी सर? साइंटिस्ट की। इसने कैसे सर? ये तो तांडव मचाने वाली है, मतलब नहीं हार्मफुल है तो फिर भी है तो अर्थक्वेक की वेव्स, तो इसने कैसे मदद करती है? तो देखो, इसने ये बोला था सर कि एक चीज़ उसने बोली थी कि सर आपकी वेव्स जो हैं वो डिपेंड करेंगी किस पे? आपके मटेरियल पे। सर मटेरियल इन द सेंस कि उनकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी। उसने ये भी बोला था कि सॉलिड पे ट्रैवल हो सकती है, लिक्विड पे ट्रैवल हो सकती है, गैस पे। और आपकी जो एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पे ट्रैवल कर सकती है। तो जब साइंटिस्ट ने ये पता करा कि आपकी जो एस वेव है, देखो इसके बाद ना हम एक शैडो ज़ोन पढ़ेंगे, शैडो ज़ोन पढ़ेंगे, ठीक? उसमें आपको और अच्छे से बताया जाएगा कि जब पता करा कि सर आपकी पी वेव जो है, जैसे मान लो यहाँ पे सेंटर है, ठीक? सपोज़ के लिए यहाँ पे आपका क्या है? फ़ोकस। यहाँ से आपकी वेव जनरेट हुई, मान लो पी वेव जनरेट हुई, तो ये तो सर हर जगह जा रही थी, ठीक? ये सर हर जगह जा रही थी। पर जब आपकी एस वेव जनरेट हुई, जब आपकी क्या हुई? एस वेव जनरेट हो गई, तो सर ये हर जगह नहीं जा रही थी, सिर्फ़ कुछ ही जगह जा रही थी। अब जहाँ पे ये नहीं गई, मतलब वहाँ पे सर क्या हो सकता है? वहाँ पे या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है, हमारे हिसाब से देखा जाए। क्योंकि आपकी जो एस वेव जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ ट्रैवल कर सकती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ सॉलिड में। तो जहाँ पे नहीं ट्रैवल कर पाई, वहाँ पे क्या होगा? या तो लिक्विड या तो गैस। तो इसलिए बोला जाता है कि इस वेव ने साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। क्योंकि जहाँ पे ये नहीं ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने अपने आप एस्टिमेट लगा लिया था कि या तो वहाँ पे लिक्विड होगा या तो यहाँ पे कुछ गैस सिस्टम जैसा, खैर गैस तो हो ही नहीं सकता था, लिक्विड जैसा कुछ होगा, ठीक? अब इसके आगे की जो बात होती है, वो होगी आपकी शैडो ज़ोन में, ठीक है? तो ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। देखिए, आपको ये 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, पी वेव, एस वेव और सरफेस वेव मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक? और ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है यार, वही चीज़ जो मैंने बताई है, जिसमें लिखी है वही मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक? आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? प्रोपेगेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। Different types of earthquake waves travel in different manner. As they move or propagate, they cause vibration in the body of the rocks through which they pass. P waves vibrate parallel to the direction of the wave. This exerts pressure on the material in the direction of propagation. As a result, it creates density differences in the material, leading to stretch and squeezing of the material. Other three waves vibrate perpendicular to the direction of propagation. The direction of vibration of S waves is perpendicular to the wave direction in the vertical plane, and they create trough and crest in the material through which they pass. देखो, इतना समझो कि उसने दो चीज बताई। क्या बताई सर? कि आपकी पी वेव जो है, नीचे लिख देते हैं जहां पे हमने लिखा था, बस इतना ही बोला है उसने इतने पूरे बड़े पैराग्राफ में, कि आपकी पी वेव जो है, इसको मिटा देते हैं, पी वेव जो है वो कैसे प्रोपोगेट होती है? वो आपकी परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होती है, परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होती है, ठीक? और आपकी एस वेव जो है वो एक इस फॉर्म में प्रोपोगेट होती है, ठीक? तो आपकी क्या बनाती है? वो बनाती है आपका क्रस्ट और ट्रफ शेप का बनाती है। हमने पढ़ा यार 9th क्लास में कि अगर कोई भी वेव ऐसे-ऐसे प्रेजेंट होती है तो वो क्रस्ट और ट्रफ बनाएगी, ठीक? इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, इसको नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ, ठीक?
यही पढ़ा हमने, इसलिए इसको क्या बोला गया है कि वो आपकी क्रस्ट और ट्रफ बनाती है। बाकी आपकी जो एस वेव है, ये तो सीधे जाके सरफेस पे सिर्फ डैमेज करती है, तो इसका कोई मतलब नहीं वेव कैसे बनाए जब डैमेज ही करना है। ठीक, तो बात समझ में आ गई। सर आपकी पी वेव जो है वो परपेंडिकुलर प्रोपोगेट होती है, और आपकी एस वेव जो है वो कैसी प्रोपोगेट होती है, वेव के टाइप की जो इसके परपेंडिकुलर होती है, और कैसा बनाती है, क्रस्ट और ट्रफ शेप में बनाती है। बात समझ में आ गई सर। अब हम बात कर लेते हैं इमरजेंस ऑफ शैडो जोन के बारे में। ठीक, क्या बोलता है वो, पढ़ते हैं। Emergence of shadow zone. Earthquake waves get recorded in seismograph located at far off location. However, there exist some specific areas where the waves are not reported. Such a zone is called shadow zone. तो एक बार पूरा पढ़ लो, फिर मैं आपको एक बार अच्छे से वैसे से जाके समझा दूंगा। The study of different events reveals that for each earthquake there exists an altogether different shadow zone. A and B जैसे फिगर में बताया भी है, show the shadow zone of P and S wave it wave observe the seismograph। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो। सर ये आपका अर्थ है, मान लो यहाँ से आपकी क्या जनरेट हो रही है, पी वेव्स। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखो कि हमें मालूम है पी वेव्स किस किस में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। वहीं आपकी एस वेव जो है, एस वेव सिर्फ और सिर्फ किस में ट्रैवल कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में। मैंने ये भी बताया था कि एस वेव जहाँ पे नहीं जा रही है, तो वहाँ पे हम अपने आप क्या समझ सकते हैं कि वहाँ पे या तो लिक्विड होगा या तो गैस, क्योंकि अगर सॉलिड होता तो वहाँ पे दिख जाता ट्रैवल करते हुए, पर वहाँ पे नहीं जा रही, मतलब वहाँ पे सॉलिड है ही नहीं। ठीक, अब जब हमने पी वेव को देखा, तो मान लो यहाँ से जब पी वेव जा रही है, तो ये यहाँ से भी गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे भी गई, यहाँ पे गई। पर जब सीधे जाने की बारी आई, तो वो सीधे ना जाके वो थोड़ी-सी डेविएट हो गई, और फिर से डेविएट हो गई। हमें मालूम है कि कोई भी चीज़ डेविएट कब होगी, जब वो रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट मतलब उसका मीडियम बदल गया है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो यहाँ पे लिक्विड है, तो कोई भी लाइट क्या होती थी, यहाँ से जाके रिफ्रैक्ट हो जाती थी। ऐसे ही हमने वेव के बारे में पढ़ा था कि अगर मान लो वेव आ रही है, और अगर दूसरा मीडियम आ गया, तो वो अपने सीधी डायरेक्शन में जाके अपनी डायरेक्शन बदल लेगी। मतलब इन शॉर्ट वो क्या हो जाती थी, वो हो जाती है रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट होने का सीधा सा मतलब ये है कि आपका मीडियम जो है चेंज हो रहा है। तो जब साइंटिस्ट को पता पड़ा कि सर ये अपनी लाइन तो बदल रही है, अपनी रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे जो है इस जगह पे क्या है, सॉलिड मटेरियल नहीं है, यहाँ पे कोई और सा मटेरियल है। ठीक, यहाँ पे कौन सा मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल। ठीक है, तो जब नोटिस करा गया कि पी वेव कहाँ से लेकर कहाँ तक नहीं जा रही है, शैडो जोन मतलब शैडो क्या होती है कि वहां पे लाइट नहीं पहुंच रही है। ठीक, तो शैडो जोन मतलब यही होता है कि उसने देखा कि 105 डिग्री से 145 की डिग्री 145 की डिग्री के बीच में आपकी जो पी वेव्स है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। इसी को हमने क्या बोला, इसी को बीच को हमने क्या बोला, शैडो जोन, जहाँ पे आपकी वेव्स नहीं पहुंच पा रही है। तो पी वेव्स का शैडो जोन क्या है, 145 से 105, मतलब उसी के बीच में रहेगा। ठीक, अब उसी तरह एस वेव के बारे में अगर देखा जाए, एस वेव जो है वो पूरी जगह तो जा रही थी, पर वो कहीं कहीं पे नहीं जा पाए, मतलब वो रुक गई। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई और सा मीडियम आ गया। इतना तो कंफर्म था कि वहाँ पे सॉलिड तो नहीं है। ठीक, तो इसका शैडो ज़ोन क्या बना, इसका शैडो ज़ोन सिर्फ 105 से लेकर 105 के बीच तक का ही बना, मतलब 105 डिग्री के आगे वो जा ही नहीं पा रही थी। ठीक, तो देखो हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता क्या करना है कि सर हमारे अर्थ के इंटीरियर में है क्या। अब हम अर्थक्वेक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी वेव्स के कारण हमें पता पड़ा कि सर अर्थ के अंदर है क्या। ठीक, बात समझ में आ गई, शैडो ज़ोन अच्छे से पूरे समझ में आ गया क्या। ठीक, अब इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, तो बढ़िया है। ठीक, शैडो ज़ोन पूरा हमारा हो गया, बस आपको पी वेव का शैडो ज़ोन और एस वेव का शैडो ज़ोन याद रखना है। इसके आगे जो है, मतलब ये कहाँ से, टाइप ऑफ अर्थक्वेक से हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो एक बार कवर कर लेते हैं कि आपकी जो अर्थक्वेक है वो अर्थक्वेक कहाँ से क्यों जनरेट होती है, क्योंकि रिलीज ऑफ एनर्जी होती है। रिलीज ऑफ एनर्जी कहाँ से होती है, उसको बोलते हैं फोकस या फिर हाइपोसेंटर। फोकस के जो बिल्कुल पास वाला सरफेस होता है जहाँ पे वेव बहुत हार्ड हिट करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एपिसेंटर। ठीक, अब वेव दो तरीके की होती है, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव भी दो तरीके की होती है, पी वेव और एस वेव। अब तीनों में डिफरेंसेस क्या है कि पी वेव होती है प्राइमरी, एस सेकेंडरी और आपकी सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव्स पहली होती है जो कि सेस्मोग्राफ पे मेजर होती है, सेकेंडरी वेव्स दूसरी होती है जो कि मेजर होती है, और सरफेस वेव आखिरी होती है। ठीक, पी वेव्स की स्पीड ज़्यादा होती है, एस वेव की उससे कम, और सरफेस वेव की सबसे कम, क्योंकि वो आखिर में जाती है। ठीक, पी वेव्स जो है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रैवल कर सकता है। एस वेव जो है या फिर सेकेंडरी वेव्स बोल दो, तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकता है। और आपका सरफेस वेव जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करेगा। ठीक, और पी वेव्स का प्रोपोगेशन क्या है, परपेंडिकुलर। एस वेव्स का प्रोपोगेशन क्या है, पी वेव्स के परपेंडिकुलर। ठीक,
जो कि क्या बनाती है, क्रेस्ट और टफ, और एस सरफेस वेव वो तो सीधे डैमेज करती है। उसके बाद प्राइमरी वेव्स जो है वो हार्मफुल नहीं होती, डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, एस वेव भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्टिव होती है वो कौन सी होती है, सरफेस वेव्स। ठीक। बाकी शेडो जोन के बारे में, पी वेव्स जो है वो 105 से 145 से 105 के बीच में रहती है, और आपकी एस वेव जो है 105 से 105 के बीच में रहती है। ठीक। इतना हमारा हो गया। इसके आगे जो पढ़ेंगे हम, आई होप आपको मैंने जितना समझाया उस समझ में आ गया हो। ठीक। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए रीड करते रहिए। ठीक। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।